रूह खिलने लगी सांसों में, महक जाग उठी। तो मैं इस शेर के साथ दावत देता हूं हमारी राहिला बाजी को, जो हमें यहाँ पर पूरी मालूमात देंगे और जिनको सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए। तो सभी तालियां बजाकर उनको स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मोहतरम बुजुर्गों, मेरी माओ, बहनों, साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आप सब लोग को यहाँ देखकर कितना खुश महसूस कर रही हूँ। आप लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी तादाद में मुझे सुनने आए, इसके लिए मैं आपका दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम एक गौर फिक्र लेके चले हैं कि जो हमारी मीर कौम है, जो हमारा इतिहास रहा है और जो आज का मीर है, क्या उसमें फर्क आ गया? आज कहाँ खड़े हैं हम और पहले कहाँ खड़े थे? इस गौर फिक्र को लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ। मैं मेवात के उस सरजमी से हूँ जहाँ से नबियों का काम लिया गया, मतलब तबलीग का काम लिया गया। मैं उस मीर कौम की बेटी हूँ जिसे गांधी जी ने रीढ़ की हड्डी कहा था। रीढ़ की हड्डी समझते हैं ना आप लोग? अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो शरीर काम नहीं करता। तो ऐसी कौम जिसके बिना देश काम नहीं कर सकता, एक महान पुरुष ने उस कौम को रीढ़ की हड्डी कहा। तो हमें फक्र होना चाहिए कि हम उस कौम से हैं। मैं उस कौम की बेटी हूँ जिसने मुल्क की, वतन के लिए हजारों शहादतें दी, हजारों कुर्बानियां दी। किसी भी कौम को जिंदा रखने या उसे आगे बढ़ने में तभी मदद मिलती है जब उस कौम को, उस कौम के नौजवानों के सामने, उस कौम की नई नस्लों के सामने, उस कौम के जो बुजुर्ग थे उनकी दास्तां रखी जाए, उनके दस्तूर रखे जाए कि किस तरह से उन्होंने इस कौम को यहाँ तक पहुंचाया, कैसी उनकी बोली भाषा थी, कैसा उनका कल्चर था, कैसे उनकी रहन सहन था और किस तरह की उनकी बहादुरी के कारनामे थे, ताकि हमारी जो नई नस्ल के बच्चे हैं, जो नई नस्ल के नौजवान हैं, उनमें जोश और उमंग भरे, अपनी कौम के लिए फिक्रमंद हो। किसी कौम के लिए उसकी जो नई नस्ल होती है, मतलब जो जवान तबका होता है, वो उस कौम की रूह होती है। अगर वही अगर नौजवान तबका बिगड़ जाए तो शायद वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसी नई नस्ल को लेकर, इसी नई नस्ल की फिक्र को लेकर मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे और उन वीडियोस में आपको बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला। उसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी जो ये वीडियोस है, आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा आईना है जिसमें वो अपने बुजुर्गों का वो दस्तूर देख सकते हैं जिनसे हमारी कौम, ये मेव कौम अब तक जिंदा है। और हमारी मेव कौम जो है वो बहुत बहादुर कौम रही है, बहुत जाबाज कौम रही है। ये मेव कौम ना तो कभी मुगलों के सामने झुकी, ना कभी अंग्रेजों के सामने झुकी, ना कभी तुर्कों के सामने झुकी। हमेशा हर एक बादशाह को खदेड़ते हुए, जो वतन के खिलाफ था उसको खदेड़ते हुए आगे बढ़ी है। ये हमेशा जात पात से ऊपर उठकर इसने हमेशा वतन का साथ दिया, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल है खानवा का युद्ध, जिसमें राजा हसन खां मेवाती ने बाबर का साथ नहीं दिया था। बाबर जो था हमारा धर्म भाई था, लेकिन वो हमारे वतन के खिलाफ था। तो इसलिए हमने उस बाबर का साथ ना देकर, धर्म भाई का साथ ना देकर, अपने वतन भाई राणा सांगा का साथ दिया था। और जो इतिहास में जो हमारा योगदान रहा है, जो कुर्बानियां वतन के खातिर रही है, वो इतिहास में अमिट है, वो इतिहास में दर्ज है। मेर कौम हमेशा बहुत बहादुर रही है और मेर कौम जो है हमारी बहुत ही सदाकत उसमें रही है,
हमेशा ऐसी दातार कौम रही है जिससे जो भी आदमी जो भी आज तक उसके दरबार पर आया है कभी उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया। हमारी कौम ऐसी जज्बाती कौम रही है जो जज्बातों के लिए लड़ी है, कभी किसी के साथ सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। हमारी कौम में आज भी बरादरी सिस्टम है। कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो हम बाहर का रास्ता नहीं देखते, अपनी बरादरी से ही हम सारा समझौता कर लेते हैं। जो भी फैसले है हमारी बरादरी कर लेती है। हमारी कौम ऐसी कौम है, एक ऐसी वाहिद कौम है जिसमें भ्रूण हत्या नहीं होती, लड़कियों को मां की कोख में नहीं माना जाता, इसे एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। आज तक भी इस मीर कौम में एक भी ना तो कोई वृद्ध आश्रम है, जैसे और कौमों में शुरू हो गए हैं ना, बड़े बुजुर्गों को वृद्ध आश्रमों में पटक दिया है। हमारी कौम में एक भी वृद्ध आश्रम नहीं है, ना हमारी कौम में कोई अनाथालय है जो अपने बच्चों को कहीं और पटक दे। हमारी कौम शुरू से और अब तक अपने बड़ों का बहुत सम्मान करती आई है, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती आई है। तो ना हमें किसी वृद्धाश्रम की जरूरत है, ना हमें किसी अनाथालय की जरूरत है। और अगर हम लिंग अनुपात का देखते हैं तो मेवात में लिंग अनुपात सब जगह से ज्यादा होता है, लेकिन इतनी सारी खूबियां हैं हमारी कौम में। साहसी भी है, दातार भी है, मेहमान नवाजी भी है, जाबाज भी है, सांप्रदायिक दंगे भी नहीं होते, बेटियों को कोख में नहीं मारते। फिर कोई तो कारण है, हम पिछड़ रहे हैं, हम और कौमों से तो बहुत पीछे है ना। तो ये पीछे किस लिए है? हमारे पास सिर्फ एक चीज नहीं है, वो एक चीज है तालीम। तालीम में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तारीख गवाह है कि जिस कौम के पास तालीम नहीं होती वो तरक्की तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और कलम की ताकत से आगे बढ़ें। जब आप अपना एक बच्चा पढ़ाते हैं, अपना बेटा पढ़ाते हैं तो एक घर को रोशन करते हैं, लेकिन जब आपकी बेटी पढ़ती है तो 2 खानदानों को रोशन कर रही है, 2 खानदानों को आगे बढ़ा रही है। और पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। मैंने इंजीनियरिंग करी शादी तक, और शादी के बाद मैंने एमटेक करी, और आज भी मैं पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। तो जितना हम आगे पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साथ एक बार जोर से लगा दीजिए, पढ़ेगा मेवाती तो बढ़ेगा मेवाती, पढ़ेगा मेवाती तो जोश नहीं आया अभी भी। कैसे पढ़ेंगे हम? हैं? हमारे बड़े बुजुर्गों में जोश नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ेगा मेवाती, इंशाअल्लाह पढ़ेगा मेवाती। देखिए, जब मैंने इंजीनियरिंग करी तो इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे एक अमेरिकन कंपनी में जॉब मिल गई, लाखों का पैकेज था। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में एक चीज थी कि ये मैं लाखों का पैकेज ले तो लूंगी, इससे मेरी तरक्की भी हो जाएगी, शायद मैं और बहुत आगे भी बढ़ जाऊंगी। लेकिन जिस कौम से मैं निकली हुई हूं, जिस कौम की मैं बेटी हूं, जिस कौम ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, मैं उसके लिए क्या कर रही हूं? उस कौम के लिए भी तो मुझे वापस देना है। जिसने मुझे इतना कुछ दिया उस कौम को मैं क्या दे रही हूं वापस? तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी और मेवात के बीचों बीच एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें मैंने नौकरी ली। और आज उसमें बहुत सारे मेवाती बच्चों को मैं पढ़ा रही हूं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी लड़कियां वहां से पढ़ के निकली, बहुत सारे बच्चे लड़के वहां से पढ़ के निकल रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूं कि मैं यहाँ अकेली रहना खड़ी हूं, ऐसी महिलाओं की लाइन लग जाए, हमारा समाज में ऐसी महिलाओं की लाइन लग जाए और हमारा समाज आगे तरक्की की तरफ चले। और किसी कौम की तरक्की तभी हो सकती है जब वो तालीम याफ्ता हो। तालीम का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। चाहे तालीम दीनी और दुनियाई दोनों तरह की तालीम जरूरी है। जब अल्लाह पाक ने हमें इतना बड़ा काम दिया, नबियों वाला हमसे काम लिया, तो हम दीनी तालीम को कैसे छोड़ सकते हैं? आज दीनी और दुनियाई दोनों तालीमों की जरूरत है, और इन दोनों तालीमों के साथ ही हम
तरक्की कर सकते हैं। ना दीनी तालीम को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं हम, ना सिर्फ दुनियावी तालीम से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी कौम दोनों तालीमों को लेके चलेगी इंशाअल्लाह। उसके बाद जो और कौमें हैं, जो और कौम तरक्की की कतार में खड़ी है, उन्हीं कतार में हम भी खड़े हो सकते हैं। हैरत होती है कि हमारी कौम तरक्की और तालीम में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई थी वो इकरा अल्फाज था पहला, मतलब पढ़ो। तो कितनी बड़ी चीज है पढ़ो, और आज फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा कि अगर एक वालिद अपने बेटे को बेहतरीन चीज दे सकता है तो वो है अच्छी तालीम। तो हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, तभी तो उनमें शऊर आएगा। तालीम हमें कभी भी बिगाड़ती नहीं है। आज मैं कुछ अपनी बहनों से बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि हम तालीम कैसे कराएं, आज का माहौल खराब है। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि माहौल किसने बनाया है? माहौल भी तो हमने ही बनाया है। माहौल जो खराब कर रहे हैं वो कौन है? हमारे अपने हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि माहौल सही रखें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें ताकि वो आगे बढ़ सके, तरक्की के रास्ते पे चल सके। हम माहौल की वजह से अपने बच्चों को घर में बंद नहीं करें। अगर घर में बंद करेंगे तो माहौल तब भी ठीक नहीं होगा। अगर तालीम आएगी बच्चों में तो माहौल भी ठीक रहेगा। हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को कहें कि अदब से चलें। हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों को कहें अदब से चलें, लेकिन इसके साथ अपने बेटों को भी सिखाएं कि नजर नीची करके चलें। ये नहीं कि सिर्फ बेटियों को कह दिया, हमारे बेटों को भी नजर नीची करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि जब बहन को कोई कुछ होता है ना तो भाई को बड़ा दुख होता है। तो बहन, वो भी जिसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी किसी की बहन है ना। और मैं अपना जैसे बता रही हूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतनी आगे तक पहुंची। और अगर इस चीज में मेरे माँ बाप साथ नहीं देते, मुझे उस तरह का माहौल नहीं देते, तो शायद मैं आपके बीच में आज यहाँ नहीं खड़ी होती। तो दो शख्स मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। एक मेरे वालिद साहब जिन्होंने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए, और दूसरे मेरे शौहर जिन्होंने उन पंखों को परवाज दिया। उन्होंने मुझे कभी उड़ने से रोका नहीं, हर पल हर जगह मेरा साथ दिया। इसके लिए उनका मैं शुक्रगुजार जितनी हूं शायद आपको वो चीज बता भी नहीं सकती। तो अगर तो मेरे अल्फाज रुकी गए जब इतनी बड़ी। मेरे शौहर बीमार रहते हैं, बहुत भयंकर बीमारी है, उसके बावजूद भी बिना रुके हमेशा मेरा साथ देते हैं। नहीं, जो गौर और फिक्र तुम लेकर चल रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और इंशाअल्लाह हम कामयाब भी होंगे। जब हमारी फिक्र सही है, जायज है, तो हम कामयाब भी होंगे। मैं चाहती हूं कि जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूं, मेरे बहुत सारे बच्चे उस मुकाम पे पहुंचे, और इस सफलता की एक चेन बन जाए ताकि हमें कोई रोकने वाला ना हो। मुगलों के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे हमें कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे पास बहुत साहस थे, बहुत हम अच्छे तीरंदाज थे, लठैत थे। तो जैसे उस वक्त थे, तो आज मैं चाहती हूँ वैसे हमारे पास कलम की ऐसी ताकत आ जाए कि दुनिया हमारे सामने झुक जाए जैसे पहले झुकते थे। हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो इतनी बहादुर कौम हमारी रही है, उस कौम की बहादुरी के लिए हमें फिक्र करनी पड़ेगी। और इतनी बहादुर कौम के लिए एक नारा तो बनता है, जय मेर जय मेवाती, जय मेर जय मेर। अभी उतनी आवाज नहीं आई जितने हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। जय मेर जय मेर जय मेवाती। तो इंशाल्लाह मैं इस फिक्र को लेकर आई हूँ, और आगे भी ऐसा नहीं है मैं अभी आई हूँ, इंशाल्लाह मैं आती रहूंगी। और जो हमारा ये बीसी का जो काम है,
इंशाअल्लाह जितना हम इसमें रोल अदा कर सकते हैं, जहां से भी हम कागज जमा कर सकते हैं, जितनी भी हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हर वक्त हम वहां मौजूद रहेंगे। जितनी कोशिश होगी उतना हम इसे आगे तक ले जाएंगे। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब हमारी यहाँ पे सबसे कम जितनी भी मैंने बात करी है, जितनी भी महिलाओं से औरतों से मैं मिली हूँ, तो सबने कहा कि हम 7वीं 8वीं तक पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद नहीं पढ़ाते हैं। और क्या जरूरत है उन्हें पढ़ाने की? हमें नौकरी नहीं करानी, हमें इससे कोई काम नहीं कराना। तो मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि जो पढ़ाई है वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। ठीक है, आज मैं नौकरी कर रही हूँ, लेकिन पढ़ाई से मेरे में शऊर आ गया है, मुझे अच्छे बुरे की पहचान पता लग गई है। और जब हम कहीं हमारी जो औरतें, घर की औरतें बीमार होती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में जाएं या उस जगह जाएं जहां महिला डॉक्टर मिले। सोचते हैं ना, ये सब यही होता है ना सबके साथ, लेकिन ढूंढते हम महिला डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, लेकिन अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे। तो ये कितना गलत कर रहे हैं हम। वैसे बाहर जाए तो हमें लेडी डॉक्टर चाहिए, और घर में हम बेटियों को कहें नहीं तुम नहीं पढ़ोगे। तो कोशिश करिए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए आगे। और बेटी जो है, जो एक माँ होती है, वो घर एक अपने बच्चे का पहला मदरसा है। जैसे शिक्षा दीक्षा वो देगी, जैसा वो उसकी परवरिश करेगी, जो चीज वो अच्छी बुरी बताएगी, वैसा ही बच्चा उसे समझेगा। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरा साथ देंगे इस चीज में, बच्चों को पढ़ाने में साथ देंगे ना। और एक चीज और है कि हमारे यहाँ पे जो भाई हैं, कुछ पटेल लगा रहे हैं, कुछ खान लगा रहे हैं, कुछ पठान लगा रहे हैं। तो जब हमारा इतिहास इतना बुलंद है, जब हम मेल होने पे हमें गौरव महसूस होता है, तो क्यों हम पटेल लगाएं, क्यों हम पठान लगाएं? क्यों ना हम गर्व के साथ छाती ठोक कर कहें कि हाँ हम मेर हैं, हाँ हम वो मेर हैं जहां राजा पैदा हुए, हम वो मेर हैं जिसे एक महान शख्सियत ने कहा कि अगर मेर जैसी एक और कौम मिल जाए तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद करा दूं। क्यों ना हम अपनी मेर कौम पे फक्र करें, क्यों ना हम अपने आप को मेर कहलाएं, क्यों हम दूसरी उनकी तरफ चलें। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि अपने नाम के आगे मेव लगाएं, ताकि हम पहचान में आए। हमारी तादाद बहुत है, लेकिन हम पहचान में नहीं है। अगर हमारी तादाद हो गई, हम पहचान में आ गए, तो हमारा हर जगह हिस्सा होगा, सियासी तौर पे भी हमें हिस्सा मिलेगा। और हमें मिलना चाहिए, जब हमारी तादाद है तो सियासी तौर पे भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो मेरी एक ही गौर और फिक्र है कि सारे जो मेव भाई हैं, जितने भी मेवाती हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे ला सके, ताकि हमारे जो मुद्दे हों, जो काम हो, उन्हें हम एक साथ उठा सके। क्योंकि जो काम हम अकेले में करते हैं, शायद उसका उतना वजन नहीं रहता जो मिलकर काम करते हैं। तो मुट्ठी जब बंद होती है ना, तो बहुत ताकत होती है उस पे। जब हम इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी, और कामयाबी से हम दूर नहीं रहेंगे। तो इन्हीं लफ्जों के साथ एक चीज और कहना चाह रही हूं मैं कि आप मेवात में, असल में क्या करूं, मैं बंद करते करते मुझे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए याद आता ही जा रहा है। तो आप लोगों से एक चीज और कहना चाह रही हूँ कि आप मेवात आना जाना शुरू करिए। अपने पुरखों की वो जमीन देखिए जहां से पैदाइश है हमारी, जहां से उनके वो बहादुरी के कारनामे शुरू हुए। कोई ना कोई बात तो है, हम जब महाराष्ट्र में आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो मेवाती भाई डर कर यहाँ महाराष्ट्र में नहीं आए, किसी बादशाह हमें लाए होंगे, हमारे साहस को पहचान कर लाए होंगे। तो आप मेवात में आना जाना करिए, अपने पुरखों की जमीन को देखिए, उनके किलों को देखिए, उनके जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन पर आइए, उनको तरजीह दीजिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सुजात का। काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का।
काम लिया जाएगा जिससे दुनिया की इमारत। धन्यवाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राइला बानो तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, इसी के साथ इस कार्यक्रम का खत्म हुआ।